संक्षिप्तीकरण मीन्स संक्षिप्त में लिखना, छोटा करके लिखना। एक तरीके से देखा जाए तो इजी लैंग्वेज में अगर आप लोग देखोगे तो समास से तात्पर्य है किसी भी चीज को बेटा छोटा करके लिखना, ठीक है। इसमें यहाँ पर हमने देखा समास से तात्पर्य होता है संक्षिप्तीकरण। संक्षिप्तीकरण का मतलब ही छोटा करके लिखना होता है, ठीक है। परिभाषा में दो या दो शब्दों के मेल से, जैसे कि हम लोग विग्रह करते हैं राजा रानी, ठीक है, हम उसको राजा और रानी करके लिखते हैं, या हम लिखते हैं देशभक्ति, उसको हम विग्रह करके लिखते हैं जो देश के लिए भक्ति, या देश की भक्ति या देशभक्त लिखते हैं तो देश का भक्त, ठीक है। तो परिभाषा क्या है, दो या दो शब्दों के मेल से जो नवीन और सार्थक शब्द बनता है, नवीन बोलते हैं तो नया, ठीक है। क्या, दो या दो शब्दों के मेल से जो नवीन और सार्थक शब्द बनता है या बना है उसे हम समास कहते हैं। आगे लिखा है दूसरे शब्दों में समास वह क्रिया है जिसके द्वारा हिंदी में कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ प्रकट किया जाता है। मीन्स किसी सेंटेंस के द्वारा ना समझाते हुए आप लोगों को मिनिमम शब्दों के द्वारा जब कोई चीज समझाई जाती है, कोई बात समझाई जाती है, तो वह सामासिक पद के रूप में जाना जाता है। तो क्या कहेंगे, दूसरे शब्दों में समास वह क्रिया है जिसके द्वारा हिंदी में कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ प्रकट किया जाता है। सामासिक रचना में, सामासिक रचना जो करते हैं हम, उसमें दो पद होते हैं। वही मैंने बोला, जैसे हम बोलते हैं राजा और रानी, पूर्व पद और उत्तर पद दो पद हैं। हम लोग लिखते हैं देशभक्त, उसमें भी दो पद हैं, देश और भक्त दो पद हैं। तो वही लिखा है कि सामासिक रचना में दो पद होते हैं। पहले पद को हम क्या कहते हैं, पूर्व पद। पहले जो आता है उसको हम कहते हैं पूर्व पद, और दूसरे पद को उत्तर पद के नाम से जाना जाता है। इन दोनों पद से जो नया पद बनता है, इन दोनों पदों को जब हम मिलाते हैं और उस समय जो नया पद बनता है वह सामासिक पद के रूप में जाना जाता है या सामासिक पद कहलाता है। तो बेटा इसको नोटबुक में लिखना है आपने, ठीक है। तो आपको आपके रिकॉर्डेड भी है उसमें, तो आप उसमें से भी लिख सकते हैं। एक बार दोबारा हम लोग समझेंगे, समास से तात्पर्य होता है संक्षिप्तीकरण करना अर्थात छोटा करके लिखना। दो या दो शब्दों के मेल से जो नवीन सार्थक शब्द बना है उसे हम समास कहते हैं। दूसरे शब्दों में समास वह क्रिया है जिसके द्वारा हिंदी में कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ प्रकट किया जाता है। सामासिक रचना में जब हम सामासिक पद बनाते हैं, सामासिक रचना करते हैं, उस समय लिखा है कि सामासिक रचना में दो पद होते हैं। पहले पद को हम उत्तर पद कहते हैं, वो पूर्व पद कहते हैं, और दूसरे पद को हम उत्तर पद कह देते हैं। इसको बेटा ऐसे भी कह सकते हैं हम, आपको कंफ्यूजन रहेगा कि पहले पद को क्या कहते हैं और दूसरे पद को क्या कहते हैं, तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि हमने प्रश्न किया, अभी हमें उत्तर मिला, तो पहले प्रश्न करो, आपसे प्रश्न किया जाएगा, यदि आप उत्तर दोगे तो पूर्व पद पहले आता है, यानी प्रश्न पहले किया जाता है और उत्तर बाद में मिलता है। तो आपका क्या रहेगा, पूर्व पद जो है, पहले पद को पूर्व पद कहते हैं और दूसरे पद को हम उत्तर पद कहते हैं। समझ में आया ना, कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इजी लैंग्वेज में थोड़ा समझा दिया। पूर्व पद प्रश्न के रूप में तुम जान सकते हैं, उसको बोलते हैं पूर्व पद, और उत्तर पद मीन्स बाद में जो पद आता है उसको हम उत्तर पद। और संपूर्ण पद मिलकर जो एक नया अर्थ हमें देता है या हमारे सामने प्रकट होता है उसे हम सामासिक पद के रूप में जानते हैं। अब जो हमारे इसके बाद समास जो है कितने प्रकार के हैं उसका पढ़ाया बड़ा आसान है। उसको मुझे लग रहा है कि आप लोगों ने पढ़े हैं, जैसे हमारा द्वंद्व समास हो गया, ठीक है। इसके अलावा हमारा और कौन सा पढ़ा है, और कौन सा पढ़ा है आप लोगों ने, पहला एक पढ़ा है आप लोगों ने द्वंद्व
अधिकरण अधिकरण समास। बहुब्रीहि समास, व्रीहि समास। नेक्स्ट कर्मधारय। नेक्स्ट फिफ्थ वन जो है हमारा हो गया विभाव समास, भाव समास। नेक्स्ट हमारा पता हो गया द्विगु समास। तो जो हम लोगों ने पढ़ते हैं वो आप लोगों ने द्वंद्व समास में पढ़ा है, तत्पुरुष समास में पढ़ा है, द्विगु समास में पढ़ा है। अब तक जो आप लोगों ने पढ़े हैं द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास और द्विगु समास। तो हम पहले ही समास से चलते हैं। हमारा पहला समास ये लिख दिया ना मैडम, नोटबुक में आपको बने हाँ लिखो लिखो। मैम 2 मिनट रुकिए। कौन कौन सा है? पहला पद है, पहला हमारा समास है द्वंद्व समास। सेकंड वन है हमारा तत्पुरुष समास। नेक्स्ट है हमारा बहुब्रीहि समास। अगला है कर्मधारय समास। फिर है अव्ययी भाव समास और लास्ट वन है हमारा द्विगु समास। ओके बेटा, अब हम इसको रख करके पहला हमारा समास कौन सा है? पहला हमारा समास है द्वंद्व समास। ठीक है, ये इसमें क्या होता है? इसमें कौन सा पूर्व पद प्रधान है या उत्तर पद? अब मैंने वही बोला, आप लोगों ने पहले डेफिनेशन में पढ़ा था कि पूर्व पद होता है एक समासिक, इसमें एक होता है पूर्व पद और दूसरा होता है इसमें दो पद होते हैं। क्या पता हमने ये पढ़ा था कि समास में दो पद होते हैं, एक होता है पूर्व पद और दूसरा होता है उत्तर पद। किसी किसी में ये होता है कि पूर्व पद प्रधान होता है और उत्तर पद गौण होता है। ठीक है, किसी में ये होता है कि उत्तर पद प्रधान होता है, पूर्व पद गौण होता है। यहाँ पर हमारा द्वंद्व समास में क्या होता है कि दोनों पद ही प्रधान होते हैं। इस समास में किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? द्वंद्व समास की बात कर रहे हैं। मतलब हमारा द्वंद्व समास जो है उसमें दोनों पद ही हमारे प्रधान होते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है? द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। ठीक है, तो जब हम राजा रानी बोलते हैं तो राजा और रानी का अपना महत्व है, माता पिता का अपना महत्व है, दिन रात का अपना महत्व है। तो ये नहीं है कि कोई दोनों में से कोई एक प्रधान नहीं, दोनों ही पूर्व पद और उत्तर पद जो है इसमें दोनों ही प्रधान होते हैं और इनका सामासिक विग्रह करते हैं। प्रधान होते हैं और इनका विग्रह करते समय, इनका सामासिक विग्रह करते समय, जब हम इनका सामासिक विग्रह करते हैं, विग्रह करते समय योजक चिन्ह के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। पता है? योजक चिन्ह के रूप में क्या लगाया जाता है? जब हम इसको विग्रह करते हैं इसका, तो किन योजक चिन्हों का प्रयोग करते हैं? ऐसा अनुश्री, ऐसा विग्रह। हाँ बेटा, विग्रह करते समय हम किन योजक चिन्हों का प्रयोग करते हैं? जब हम उनका विग्रह करते हैं तो किन योजक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है मैम? और ये हाइफन? हाँ, क्या
चिन्ह के रूप में और या अथवा, मतलब या भी, दिन या रात, राजा या रानी, ठीक है, या अथवा आदि योजक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जब हम इसका विग्रह करते हैं तो विग्रह करते समय और या अथवा आदि योजक चिन्ह जो हैं उनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, न उस उदाहरण हमें पता ही है, उदाहरण हमें लिखने की जरूरत नहीं है, और लिखना चाहो तो वही मैंने बताया आपको, आगे पीछे उल्टा सीधा, राम सीता लिख सकते हो, दिन रात लिख सकते हो, वो सारे हमारे क्या है बेटा, वो हमारे योजक चिन्ह हैं। जब हम उसको विग्रह करते हैं तो राम या शाम, दिन या रात, लाभ या हानि, ठीक है, अच्छा या बुरा, ये हमारे क्या है बेटा, ये हमारे योजक चिन्ह है। नेक्स्ट हमारा है जो हम लोगों ने अपनी तरफ से कर रखा है बेटा, पहले जो हम लोगों ने कर रखे हैं, हम पहले उन्हीं की तरफ बढ़ेंगे, यानी वहीं से शुरू करेंगे। ठीक है, दूसरा हमारा आ जाता है बेटा द्विगु समास। नेक्स्ट है हमारा सेकंड वन, क्या है हमारा, द्विगु समास। द्विगु समास पढ़ा है ना, पढ़ा है नहीं पढ़ा है? द्विगु समास आपने पढ़ा है नहीं पढ़ा है? क्यों पढ़ा के चिन्ह के रूप में, यहाँ पर रूप है बेटा, हाँ सिवेन पढ़ा है नहीं पढ़ा है? मैम जिस समास में पहले शब्द संख्यावाची होता है। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। कौन बोला? मैम रागिनी। रागिनी, वेरी गुड रागिनी, सही है बिल्कुल। जिसमें जब हम विग्रह करते हैं सामासिक पद में, द्विगु समास में जब हम विग्रह करते हैं तो उसमें पहला पद क्या होता है, संख्यावाची होता है। पढ़ा कैसे नहीं है आप लोगों ने? सिक्स्थ में नहीं पढ़ा था? चारपाई, सप्तऋषि, अठन्नी, चवन्नी, इकतारा शब्द थे आपके उसमें? यस मैम, यस मैम, में पढ़े थे ना? नवरात्रि, वो सब कहाँ पढ़े थे आपने? सिक्स्थ में ही तो पढ़े थे। वो हमारे सारे बेटा, वो सारे हमारे, हाँ वो सारे हमारे द्विगु समास के ही उदाहरण थे। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे हम द्विगु समास की? बेटा ऊपर लिखती हूँ, नीचे शायद तुम लोगों को दिखाई दे रहा है। वह समास, हाँ वह समास जिसका पहला पद संख्यावाची होता है, संख्यावाचक विशेषण होता है। ठीक है, तथा समस्त पद किसी समूह या किसी समाहार का बोध कराता है। इसके साथ ही तथा संपूर्ण पद या समस्त पद जो है किसी समूह या किसी समाहार का बोध कराता है, समूह का बोध कराता है, बस इतना ही लिख दो। और संपूर्ण पद या समस्त पद जो है किसी समूह का बोध कराता है। बोध कराता है, वहां द्विगु समास होता है, वहां द्विगु समास होता है। एक्चुअली मैम आप पीछे से बात है
मैम आपने समस्त पद किसी के वाक्यांश लिखा। किसी समूह का बोध कराता है तथा समस्त पद किसी समूह का बोध कराता है। क्या गलत हो गया बेटा? नो मैम। अच्छा, ओके, ये हो गई हमारी बेटा डेफिनेशन। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अब से उदाहरण की तरफ चलते हैं। तो उदाहरणों में बेटा इसका हमारा हो गया एक जो बेटा मेन जो कई बार आप लोगों से पूछ लिया जाता है वो हमारा पहला, तुम्हारे इसमें डिस्कशन भी किया है मैंने आप लोगों की क्लास में। ऐसा नहीं कि 9th में मैं हर क्लास में डिस्कशन करती हूँ क्योंकि शब्द अच्छा है, हम लोग यूज भी करते हैं शब्द को, लेकिन हमें उसका वैसे हम लोग जानते हैं लेकिन उसका विग्रह करना या उसके बारे में हमें जानकारी पूर्ण रूप से नहीं होती है। तो वो पहला शब्द हमारा होता है शताब्दी। क्या होगा इसका? 7 वर्षों का समूह। क्या? 7 वर्षों का समूह। 7 वर्षों का समूह। यस और रागिनी है? यस मैम। 7 वर्षों का समूह। नहीं, और सेंचुरी। और सेंचुरी नहीं लिखेगा ना, लेकिन तू सेंचुरी तो बेटा शताब्दी तूने लिख दिया नव्या, लेकिन उसको आप एग्जाम में तो नहीं लिख सकते हो। एग्जाम में कैसे लिखोगे? इसका विग्रह क्या है? 100 वर्ष का समूह। 100 वर्ष का समूह। समूह नहीं लिखेंगे बेटा, 100 वर्ष का समय की अवधि या समय लिख सकते हो आप लोग, समय भी। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट है हमारा चौराहा। चौराहा, 4 राहों वाले। क्या लिखेंगे? 4 राहों वाले। 4 राहों का समूह। चौराहा हमें किसे बोलते हैं बेटा? चौराहा हम किसे बोलते हैं? चौराहा बोलते हैं जहां पर 4 राहें आकर मिलती हैं, एक सेंटर पॉइंट होता है बीच का एक, ठीक है। चौराहा हम उसे बोलते हैं जहां पर 4 रास्ते मिलते हैं। सर्किल बना देते ना? यस मैम। उस सर्किल को हम बोलते हैं चौराहा, जहां से कि 4 रास्ते निकलते हैं, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण सबके लिए रास्ते निकल रहे हैं, उसको हम बोलते हैं चौराहा। उसका बोलते हैं हम 4 राहों का समूह। ऐसे ही हमारा तीसरा हो गया तिराहा। 3 राहों का समूह। 3 राहें। 3 राहों का समूह बोलते हैं। नेक्स्ट त्रिमूर्ति। और बोलो दशानन। नवग्रह। दशानन मैम नवग्रह। हाँ, नवग्रह। उसको क्या लिखेंगे? नवग्रह बोलेंगे। उसको क्या लिखते हैं? उसका विग्रह कैसे करेंगे नवग्रह का? 9 ग्रहों का समूह। 9। हाँ, वेरी गुड बेटा, 9 ग्रहों का समूह। अभी यहाँ आ गया हमारा दशानन। 10 आनन का समूह। नेक्स्ट सप्तऋषि। सप्तऋषि शब्द पढ़ा है ना? बोलो क्या है? 7 बोलो क्या है? ऋषियों का समूह। 7 ऋषियों का समूह सप्तऋषि बोलते हैं। 7 नेक्स्ट, और किसी को कुछ याद आ रहा है? पंचवटी। पंचवटी। पंचवटी का क्या होगा? 5 वटों का समूह। वट माने? वट का मतलब? पेड़। वट का मतलब क्या होता है? त्रिमूर्ति। क्या होता है? पेड़। कौन बोल रहा है? जोर से बोलो। वट का मतलब क्या होता है? वट का मतलब क्या होता है? जंगल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वट? वट क्या किसे बोलते हैं वट बेटा? जंगल। जमघट नहीं बोलते बेटा, सही बोला था आपने पहले जो बोला था। वट माने वृक्ष। वट माने वृक्ष, ठीक है। तो 5 वटों का समूह।
तो ये चीज समझ में आ रही है ना आपको, कैसे इसका विग्रह करना है। अब इसमें सब में देखो बेटा, इसका विग्रह करते समय पहला पद हमने यही डेफिनेशन में लिखा था कि इसका विग्रह करते समय पहला पद संख्यावाची विशेषण होता है। ये देख लो, इसमें 100 आ रहा है, इसमें 4 आ रहा है, इसमें 3 आ रहा है, 10 आ रहा है, 7 आ रहा है। ठीक है, तो विग्रह करते समय पहला पद संख्यावाची विशेषण होगा। ठीक है, इसमें सब में देखो पहला पद ही हमारा संख्यावाची आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलेंगे तत्पुरुष समास। नेक्स्ट है हमारा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास पढ़ा है आप लोगों ने? तत्पुरुष समास की परिभाषा पता है एक आध को किसी को? जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास में उत्तर पद और अंतिम पदों प्रधान होते हैं तथा समस्त क्या है? तत्पुरुष समास का उत्तर पद अथवा अंतिम पद प्रधान होता है। उत्तर पद कौन सा हुआ? उत्तर पद कौन सा हुआ? डेफिनेशन के हिसाब से बेटा उत्तर पद हमारा कौन सा हुआ? कोई बता सकता है? अनुश्री, हेलो। हाँ, उत्तर पद कौन सा होता है बेटा हमारा? अभी हमने डिस्कशन किया था तो हमारे उसमें आपके हिसाब से उत्तर पद कौन सा हुआ? मैम उत्तर पद कहते हैं। अभी तो मैं बताया था ना, प्रश्न और उत्तर। मैम दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। वेरी गुड बेटा, वही मैंने अभी आपको हमने डिस्कशन किया था, तभी मैंने आपको बताया था कि प्रश्न और उत्तर, प्रश्न जब आपसे किया जाएगा तभी आप उत्तर दोगे। ठीक है, तो प्रश्न पहले और उत्तर बाद में, तो यानी कि उत्तर पद कौन सा होता है? बाद वाला जो होता है। तो तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक है, और विग्रह करने पर क्या होता है बेटा? जब हम समस्त पद का विग्रह करने पर कारक की विभक्तियां दिखाई देती हैं। ठीक है, तो विग्रह करने पर कारक चिन्ह दिखाई देते हैं। कारक चिन्ह कौन से होते हैं? कारक चिन्ह कौन से होते हैं बेटा? कारक चिन्ह कौन से होते हैं मैम हाँ? ये जो समास में उत्तर की बात है, है समास में उत्तर की बात है, उत्तर पद समास में उत्तर के बाद क्या लिखा है? अच्छा, समास में उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक है, तो अभी जो मैं पूछ रही बेटा, इसमें जो विग्रह करने पर कारक चिन्ह दिखाई देते हैं, तो आप कारक चिन्ह का मतलब समझते हो? कारक चिन्ह किसे कहते हैं? हम लोग संस्कृत में पढ़े। हाँ, संस्कृत में कारक पढ़े हैं। यस मैम। कौन कौन से होते हैं? कर्ता, ने, कर्म, करण से संप्रदान। सुनो बेटा, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, तो ये चिन्ह कौन से हैं? का, की, के लिए। ठीक है, अधिकरण में, पेपर, अपादान से, संबंध का, की, और संबोधन है वो, अरे। तो ये जो पीछे जो शब्द दिए हुए हैं ये हमारे कारक चिन्ह हैं। तो तत्पुरुष समास की हमारी डेफिनेशन क्या है कि तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है और विग्रह करने पर कारक चिन्ह दिखाई देते हैं। वही मैंने तुम्हें बोला कि पहले आप लोगों को
ये जो समास है इसको समझने से पहले आप लोगों को कारक की विभक्ति चिन्हों की जानकारी होना बहुत जरूरी है, जिसकी जानकारी आप लोगों को अभी मैंने दी है। ठीक है, यानी कि तत्पुरुष समास का विग्रह करने से पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि हमने लिख दिया यहाँ पर कारक चिन्ह दिखाई देते हैं, तो लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए कि कारक चिन्ह जो होते हैं वो क्या है। अभी कारक चिन्ह मैंने तुम्हें बताया। ठीक है, तो अब शब्द लिखेंगे बेटा, शब्द का आपको विग्रह करना है। किस तरीके से आप लोग विग्रह करते हैं ये चीज देखेंगे कि आप लोगों को विग्रह करना आता है या नहीं आता है। ठीक है, पहला शब्द हमारा है गगनचुंबी। गगनचुंबी, कौन बोलेगा? इसका विग्रह कैसे करेंगे? इसका सामासिक विग्रह कैसे होगा? गगन प्लस चुंबी। है? गगन प्लस चुंबी। प्लस नहीं लगाते बेटा, आप संधि विच्छेद नहीं कर रहे हो, आप सामासिक विग्रह कर रहे हो। संधि विच्छेद नहीं कर रहे हो, आप सामासिक विग्रह लिखा है है? गगन को चुनने वाला। हाँ, very good। गगन को चूमने वाला। नेक्स्ट हमारा है अश्वारोही। क्या होगा इसका? अश्व को राही दिखाने वाला। है? अश्व को राही दिखाने वाला। नहीं बेटा, इसका हम अगर संधि विच्छेद करेंगे तो हम इसका होगा अश्वधन आरोही। आरोही का क्या मतलब होता है? आरोह का मतलब क्या होता है? आप चढ़ना, डाउट करना। बेटा आरोह का मतलब होता है, हम जो संगीत में पढ़ते हैं हम लोग, तो आरोह अवरोह होता है। आरोह का मतलब होता है ऊपर की तरफ चढ़ना, स्वर को ऊपर ले जाना, उसको हम बोलते हैं आरोह। और स्वर को ऊपर से जब हम नीचे लाते हैं उसको बोलते हैं अवरोह। तो यहाँ पर हमने लिखा है अश्वधन आरोही। आरोही तो अश्व पर आरोह, अश्व पर आरोह, अब यानी आरोही बोलते हैं। अश्वारोही मीन्स अश्व पर चढ़ा हुआ। ठीक है, नेक्स्ट हमारा हो गया ग्रहगत। गृहगत, इसका क्या होगा? ग्रह की गति। है? ग्रह की गति। गृह धन आगत। गृह धन आगत मीन्स घर पर आने वाला। गृह धन आगत, घर पर आने वाला या घर में आने वाला। नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे हस्तलिखित। क्या होगा इसका? लिखना, हंस कर लिखना। हस्तलिखित, हाथ से लिखना। हाँ, हाथ से लिखा हुआ। हाथ से लिखा हुआ। लिखा हुआ, हाथ से लिखित या हाथ से लिखा हुआ। नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे रोग मुक्त। थर्ड में तो लिखा है मैम, थर्ड वाला क्या है? रोग मुक्त। रोग मुक्त का क्या होगा? बीमारियों से बचना। है? बीमारियों से बचना। बीमारियों से बचना। हाँ बेटा, रोग से मुक्त यहाँ पे दे रखा है ना, रोग मुक्त। तो रोग से मुक्त, बीमारी से बचना। अभी हमने इसको दे दिया। हाँ, अगर रोग मुक्त की जगह हमने दे दिया होता भय मुक्त, तो भय से मुक्त। अगर हमने दे दिया होता धनहीन, धन से धन से धन से हीन, जिसके पास धन ना हो। जिसके पास धन ना हो, धन से हीन। हस्ताक्षर, साइन, हाँ सिग्नेचर, हाँ, उसको ऐसे साइन सिग्नेचर ये सब नहीं लिखोगे आप लोग। आपको लिखना है, उसका विग्रह करते हुए बताना है बेटा, वही चीज। हाथ के हस्ताक्षर। हाँ, यहाँ पर लिखा बेटा, सुन लो पहले एक बार। यहाँ पे लिखा हस्तलिखित, हाथ से लिखा हुआ। मैंने बोला हस्ताक्षर, हाथ से किया गया अक्षर या हाथ से लिखा गया अक्षर, उसको हम बोलते हैं हस्ताक्षर।
विग्रह ऐसे ही होगा, जैसे हमने लिखा हस्तलिखित, हाथ से लिखा हुआ, ठीक है, या हाथ से लिखित, ठीक है। हमने बोला हस्ताक्षर, तो हाथ का अक्षर या हाथ से किया गया है या हाथ से लिखा गया अक्षर, उसको हम बोलते हैं हस्ताक्षर। विद्यालय, विद्या के लिए आलय, हिमालय, हिम के लिए आलय, ठीक है। पुस्तकालय, पुस्तक के लिए आलय। समझ में आया? यस मैम। यस मैम। नेक्स्ट हमारा समास है बहुब्रीहि समास। कौन सा है नेक्स्ट समास हमारा? बहुब्रीहि समास। नेक्स्ट हमारा है बहुब्रीहि समास। और बहुब्रीहि समास में क्या होता है बेटा? बहुब्रीहि समास में क्या होता है? बहुब्रीहि समास वो समास होता है जिसमें दोनों पद में से कोई पद प्रधान नहीं होता। दो पद होते हैं, दो पद होते हैं ना? यस मैम। ठीक है। जनरली हमने जो डेफिनेशन लिखाई थी उसमें दो पद होते हैं। दो पद में से एक उत्तर पद होता है और दूसरा पूर्व पद होता है। एक होता है पूर्व पद और दूसरा होता है हमारा उत्तर पद। किसी में उत्तर पद प्रधान होता है, किसी में पूर्व पद प्रधान होता है, किसी में दोनों पद प्रधान होते हैं, ठीक है। बहुब्रीहि समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों में से कोई प्रधान नहीं होता, दोनों गौण होते हैं, ठीक है। तो क्या है? बहुब्रीहि समास वो समास होता है जिसमें दोनों पद प्रधान, दोनों में से कोई भी पद प्रधान नहीं होता तथा दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं और वही पद प्रधान होता है और उसे हम लोग किसके नाम से जानते हैं? बहुब्रीहि समास के नाम से, ठीक है। तो क्या है पहला डेफिनेशन क्या है हमारी? बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास में, इस समास में पूर्व और उत्तर पद में से मैम ये क्या लिखा है, कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास। बेटा इसका मतलब समझते हो ना? बहु का बहुवचन पढ़ा है? मैम प्लूरल। हाँ, एक से अधिक। हाँ। समास में पूर्व और उत्तर दोनों ही पद प्रधान ना होकर पद प्रधान ना होकर हमें तीसरे पद की जानकारी देते हैं, तीसरे पद की जानकारी देते हैं। और इसमें इस शब्द से आपको जो आप ये समास पढ़ते हो इसमें ही बेटा बहु शब्द से ही हमें इसको हम पूरा इसको हम अगर विग्रह करेंगे तो बहुधन आग्रह विग्रह ग्रह, बहुधन ग्रही, ग्रही मीन्स ग्रहण करना, बहुत सारे अर्थों को जिसने अपने अंदर ग्रहण कर रखा हो। क्या? जिसने बहुत सारे अर्थों को अपने अंदर ग्रहण कर रखा हो। जैसे हम लोग बोलते हैं क्या, एक हम लोग क्या बोलते हैं? गणेश जी को बोलते हैं ना गजानन। मैम लंबोदर है लंबोदर। लंबोदर। लंबोदर का विग्रह क्या करेंगे? मैम लंबा है उदर जिसका। लंबा है उदर जिसका, हमने लिख दिया है लंबोदर। इसका क्या होगा? लंबा है उदर जिसका। लंबा है उदर, उदर माने पेट, लंबा है उदर जिसका। किसका? हमें उत्तर मिल रहा है किसका? हमने लिख दिया गजानन। गजानन। अब यहाँ पे हमें पता है कि गज धन आनंद दो शब्द बन रहे हैं, गज और आनंद से मिलकर दो शब्द बने हैं। गज का माने होता है हाथी, आनंद का मतलब होता है मुख। हाथी जैसा मुख है जिसका। किसका? गणेश। ठीक है। हमने लिखा पीतांबर। ये शिव जी, शिव जी, सीना है अमर जिसका। शिव जी,
अंबर जिसके। कौन से दो शब्द बन रहे हैं इसमें? पीतल से बना हुआ। एक बन रहा है पीत। पीत माने, पीत का मतलब क्या होता है? पीत माने पीला, माने पीला। हाँ, पीत माने पीला और अंबर माने वस्त्र। पीला है वस्त्र जिसका। अंबर माने वस्त्र। तुरंत मस्तिष्क में आप लोगों के एक ही बात आएगी कि विष्णु। हाँ बेटा, अंबर से बच्चे तुरंत वही करते हैं कि अंबर माने तो वस्त्र होता है, वो आकाश होता है। अंबर, वस्त्र को भी हम लोग अंबर बोलते हैं। तो यहाँ पर संपूर्ण अर्थ मिलकर, संपूर्ण अर्थ जब इसका निकला, जिसका आगे क्या लिखा है? पीला है जिसका पीला है जिसका वस्त्र। पीला है वस्त्र जिसका, पीला है वस्त्र जिसका। विष्णु। पीला है। विष्णु भी बोल सकते हो, कृष्ण भी बोल सकते हो। विष्णु कृष्ण में से कुछ भी बोल सकते हो आप लोग, ठीक है। विष्णु। अच्छा है। एक हमने लिखा दिगंबर। दिगंबर का क्या होगा? दिगंबर का क्या होगा बेटा? दिग प्लस अंबर। दिग प्लस अंबर। दिग माने क्या होता है? दिग माने क्या होता है? दिग से हमारा क्या तात्पर्य होता है बेटा? दिग से तात्पर्य होता है दिशाएं। दिशाएं हैं वस्त्र की। शिव जी। बेटा जैन मुनि, जैन मुनि होते हैं ना, कौन से होते हैं उनके? श्वेतांबर और दिगंबर, वही दो श्वेतांबर और दिगंबर हैं। श्वेतांबर और दिगंबर। दिगंबर। श्वेतांबर और दिगंबर। दिगंबर तो ये होते हैं, हाँ बेटा, दिगंबर तो वो होते हैं जो वस्त्र नहीं पहनते, जिनकी, जिनको बोला जाए कि जिनकी दिशाएं, जिनकी वस्त्र होती हैं, ठीक है ना। जो नग्न अवस्था में रहते हैं, दिशाएं जिनका वस्त्र होती हैं, उनको हम बोलते हैं दिगंबर। और श्वेतांबर, जो श्वेत वर्ग का वस्त्र पहनते हैं, उन्हें हम श्वेतांबर कहते हैं, ठीक है। जो वस्त्र नहीं पहनते वो दिशांबर। एक जैसे चंद्रमुखी, चांद चांद से मुक्त। हाँ, चांद से मुक्त। है मुख जिसका, हम उसका विग्रह ऐसे करेंगे कि चांद का मुक्त। हाँ, चांद है मुख जिसका, तो किसका? राधा का, ठीक है। हम बोलते हैं कमल नयन। कमल है फूल का। फूल का। कमल का पद। फूल का। कमल है नयन जिसके, किसके? लक्ष्मी जी के। बेटा कमल के समान नयन है राम के, ठीक है। हाँ, लेकिन तीसरा अर्थ हमें मिल रहा है, इसलिए हम उसको इसके अंतर्गत लेते हैं। हमारा मैम ये भर के बाद क्या लिखा है? बहुब्रीहि समास, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कर्मधारय समास। कितने हो गए अभी तक? कितने समझ में आए? 4। 4 समझ में आए? 4 वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट हमारा कौन सा है? कर्मधारय समास। बेटा आप लोगों के इसका बेनिफिट आप लोगों को 9th में नजर आएगा। जैसे ही आप 9th में एंटर होंगे, ये सारा फर्स्ट टर्म में सारा है, ये आपके उपसर्ग प्रत्यय सारे हैं, आपके समास पूरे हैं, अलंकार पूरे हैं, ठीक है, वाक्य पूरे हैं। अगर आप इस बार थोड़ा सा, ये कौन सा समास है? ये कौन सा समास है? ये हमारा कर्मधारय समास। इसका पहला पद, इसका क्या है? इसमें बेटा पहला पद विशेषण होता है, और पहला पद क्या करता है? दूसरे पद की विशेषता बताता है, या यूं कह लो कि पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है, ठीक है। तो क्या है इसका पहला पद विशेषण, और दूसरा पद क्या होता है? दूसरा जो विशेषता बताता है।
हाँ, दूसरा पद विशेष्य होता है। विशेष्य किसे बोलते हैं हम? संज्ञा को भी बोलते हैं ना बेटा। हाँ, विशिष्य को मैम। हाँ, संज्ञा को बोलते हैं। मैम इसका पहला पद इसका पहला पद विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष्य होता है। मैम विशेष्य को एक विशेषता बचाता है। नहीं बेटा, विशेषण का मतलब विशेषता बताना है, विशेष्य एक तरीके से हम संज्ञा को बोलते हैं। अच्छा, ठीक है। हाँ ओके मैम। विशेष्य मीन्स जिसकी विशेषता बताई जा रही है। विशेष्य मीन्स जिसकी विशेषता बताई जा रही है। किसकी विशेषता बताई जा रही है? संज्ञा की विशेषता बताई जा रही है। एक तरीके से देखा जाए तो विशेष्य हम संज्ञा को भी बोलते हैं। ठीक है। जैसे आप लोगों ने देखा कि आप लोगों ने 7th में पढ़ा होगा कि मीठा आम लिखा हुआ था, उसमें आपके इसमें मीठा आम या वो बोलते हैं ना उन्मुक्त गगन, उसमें कौन सा पद विशेषण है और कौन सा विशेष्य, इस तरीके से आप लोगों को प्रश्न दिए जाते यस मैम। हैं। ठीक है। विशेषण तो मीठा हो गया, विशेषण आम हो गया। नहीं, विशेषण आपका मीठा हो गया और विशेष्य आपका आम हो गया। यस मैम। ठीक है, समझ में आया? हाँ मैम, थैंक यू। ओके। तो पहला पद क्या होता है? इसमें विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष्य होता है। कहने का तात्पर्य यह है, जब आप विग्रह करोगे, एक तरीके से जब विग्रह करोगे, करते हैं, तब पहला पद आपका विशेषण होना चाहिए। जब विग्रह करते हैं तब पहला पद विशेषण होता है। अब पहला पद जैसे मैंने तुमको करते हैं पहला पद विशेषण होता है। अब जैसे मैंने बोल दिया तुम लोगों को महात्मा, इसका विग्रह गांधी जी। महात्मा। नहीं बेटा, महान है जो आत्मा। आत्मा की विशेषता बताई गई है कि कैसी जो है? आत्मा महान, लिख दिया हमने, बोला बेटा, वही मैंने बताया। हमने बोला महान है जो आत्मा, तो इसमें पहले बेटा आत्मा की जब विग्रह करते हैं तो आगे क्या लिखा है? हाँ, अभी हमने जैसे दूसरा शब्द दिया कि मैम जब विग्रह करते हैं उसके आगे क्या लिखा है? जब विग्रह करते हैं उसके आगे क्या लिखा है? विग्रह करने के टाइम पे पहला पद विशेषण होता है। मैम जैसे हमने नील गगन, नील कमल दे दिया है ना, अब उसका विग्रह कैसे करेंगे? नीला नीला है, हाँ, जो कमल। हाँ, नीला है, नीला है जो कमल। अगर हमने दे दिया कमल नयन, कमल नयन, कमल जिसके नयन। हाँ, कमल है नयन जिसके, या कमल जैसे काला, ठीक है, या नयन है वो कमल है नयन। ठीक है, इस तरीके से हम लोग उसको अलग अलग, यानी पहला पद उसमें क्या होगा हमारा? विग्रह का पहला पद हमारा विशेषण होगा। ठीक है बेटा, एक रह गया हमारा, नेक्स्ट टाइम करेंगे हम लोग। अभी आप अटेंडेंस दे दो बेटा। ओके मैम। अटेंडेंस। आज बच्चे इतने कम क्यों आए भाई? आज बच्चे कम क्यों आए हैं? नहीं पता। प्रेजेंट में प्रेजेंट। ऐसा नहीं, एब्सेंट। प्रेजेंट मैम। प्रेजेंट में मैम मुकुल चौधरी प्रेजेंट। प्रेजेंट मैम। बोलेगा ना प्रेजेंट वाली बात, उसका तो मैं एब्सेंट ही लगाऊंगी, ध्यान रखना। मैम ईशानी सिंह भी प्रेजेंट है। हाँ, ठीक है। अभी अटेंडेंस ले रही हूँ ना, अटेंडेंस लेते समय आप लोग खुद ही बोलो।